Hello students, welcome to Droanacharya IAS YouTube channel. This is Dr. Daman Benipal here, presenting you with daily current affairs of 29th December 2021. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ के साथ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े हुए केसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट इज़ वेरी हाईली ट्रांसमिसिबल। नाउ इसी के चलते ड्रग रेगुलेटर एट द गवर्नमेंट ने 2 और कोविड वैक्सीन्स और एक एंटीवायरल पिल को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ग्रांट किया है। तो जो 2 वैक्सीन्स हैं दे आर कोर्बेवैक्स एंड कोवोवैक्स, और जो पिल है जिसे हम एंटी कोविड या एंटी वायरल पिल कह सकते हैं दैट इज मोलनुपिराविर पिल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इन वैक्सीन्स की बात करें तो कोर्बेवैक्स ये एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई ने डेवलप किया है। सेकेंड इज कोवोवैक्स, ये रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड नोवावैक्स और इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा अंडर द लाइसेंस बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये तो 2 वैक्सीन्स हो गई, कोर्बेवैक्स एंड कोवोवैक्स। इसके बाद आती है हमारी पिल जिसे हम वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 पिल भी बोल सकते हैं विच इज़ मोलनुपिराविर। ये जो मोलनुपिराविर है ये एक एंटीवायरल पिल है और इसे भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही डेवलप किया गया है। नाउ ये दोनों वैक्सीन और ये एंटीवायरल ड्रग किस तरह से फंक्शन करने वाला है इसकी एक बेसिक डिटेल यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोर्बेवैक्स को। ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, ये हमको पता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। नो, पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो वैक्सीन है इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय the biological E which is based in Hyderabad. Now because it is a protein subunit vaccine, इसका मतलब ये है कि instead of using the whole virus, it uses the fragment of virus to trigger the immune response in our body. हमारी body में immune response को trigger करने के लिए यहाँ पे हमें पूरे virus की ज़रूरत नहीं है, we only need a protein for that. So for this case, for Corbevax, the subunit vaccine it contains हार्मलेस एस प्रोटीन। तो यहाँ पे एस प्रोटीन को यूज़ करके हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी गेट द शॉट ऑफ कोर्बेवैक्स, सो नाउ आवर बॉडी नोज कि अगर दोबारा एस प्रोटीन एंटर होता है तो किस तरह की एंटीबॉडीज बनानी है। सो वंस आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द एस प्रोटीन it will start producing the antibodies which will help us to fight the real infection when it will happen. आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट वैक्सीन है कोवावैक्स। नाउ इसको लेकर कहा जा रहा है दैट इट इज़ अ रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन। नाउ सबसे पहले ये याद रखें कि इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाउएवर इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड इन इंडिया, इट इज़ डेवलप्ड बाय यूएस बेस्ड नोवावैक्स। उन्होंने डेवलप किया है लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चर कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ना अगर इस वैक्सीन के डिटेल में जाएं तो ये वैक्सीन भी एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। हाउएवर ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग दिस वैक्सीन इट यूजेस रिकम्बिनेंट नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली एक इंसेक्ट सेल के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है वायरस का उसकी बहुत सारी कॉपीज़ को ग्रो करवाया जाता है एंड देन दैट प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड एंड असेंबल्ड इनटू अ वायरस लाइक नैनो पार्टिकल। तो हमने काफ़ी सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस की स्पाइक प्रोटीन की एक इंसेक्ट सेल में और फिर उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया और उसे असेंबल किया लाइक अ वायरस लाइक नैनो पार्टिकल। तो ये जो टेक्नोलॉजी है असेंबलिंग की दैट इज़ यूजिंग द नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। यही सेम टेक्नोलॉजी HPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की प्रोडक्शन में भी यूज़ हुई है और इसको यूज़ करके कोवावैक्स बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ मोलनुपिराविर। ये हमारा ओरल एंटीवायरल ड्रग है। इसे यूएस बेस्ड फर्म ने डेवलप किया है। हाउएवर इंडिया के अंदर 13 ड्रग मेकर्स हैं जो कि इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट
कि इनिशियली ये जो ड्रग है इसे यूज़ किया गया था टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। तो बेसिकली ये एक नया ड्रग नहीं है, इट इज़ अ रीपर्पस्ड ओरल एंटीवायरल विच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट्स। इस ड्रग का यूज़ उन एडल्ट पेशेंट्स के लिए किया जाएगा जिनका काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है विद द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। तो ये किस तरह से वर्क करता है? जो मोलनुपिराविर, ये जो एंटीवायरल ड्रग है, ये एक एरर इंट्रोड्यूस कर देता है वायरस के जेनेटिक कोड के अंदर, जिसकी वजह से जो वायरस है वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, उसकी रेप्लिकेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। सो अगर हम मोलनुपिराविर की डोज की बात करें तो इट कम्स इन 200 mg पिल, और जो रिकमेंडेशन है इंडिया में दैट इज़ 800 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 days। तो इस रिकमेंडेशन के साथ इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ मिशनरी ऑफ चैरिटी, इनका जो FCRA रजिस्ट्रेशन का जो इशू है उससे रिलेटेड है। कल की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है और ये पूरा इशू क्या था। तो बेसिकली कल जब हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये था कि मिशनरी ऑफ चैरिटी का जो रिन्यूअल है एप्लीकेशन का उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है, और उस स्टेटमेंट में कहा गया था बिकॉज ऑफ सम एडवर्स इनपुट्स। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि एक ऐसा NGO जिसे जो कितना पुराना है और जो नोबल लॉरेट मदर टेरेसा की लाइन्स पे चलता हुआ आ रहा है, कि ऐसा उसको लेकर, इस इशू को लेकर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। तो अब दोबारा एक न्यू स्टेटमेंट आई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओनली, और उन्होंने ये क्लियर किया है कि कुछ ऑडिट इरेगुलरिटीज़ थी, ऑडिट्स के अंदर कुछ मिसमैच था, जिसकी वजह से उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की FCRA एप्लीकेशन की रिन्यूअल को रिफ्यूज़ किया। तो अगर आप इस पूरे न्यूज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि FCRA क्या है और किस तरह कौन से NGOs, वो NGOs जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, जिनको बाहर से चंदा मिलता है, उनका FCRA के अंदर रजिस्टर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपने ये टॉपिक मिस किया है तो आई वुड से कि आप कल की वीडियो में जाकर FCRA और इस पूरे इशू को डिटेल में वहाँ से देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। सिर्फ मिशनरी ऑफ चैरिटी इस इशू को फेस नहीं कर रही, इसके अलावा इंडिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ NGOs ऐसे हैं जो कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डिसीजन को वेट कर रहे हैं ताकि उनकी FCRA की जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू हो सके। तो इसको लेकर भी ये पूरी की पूरी न्यूज़ सेम टॉपिक से जुड़ी हुई, FCRA और NGO का जो इशू है, ये सेम न्यूज़ आज के पेपर में दी गई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप दोबारा इस पूरी न्यूज़ को पढ़ें। यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट वर्किंग ऑफ NGOs एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ FCRA। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश के अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो बेसिकली एक फर्म जिसका नाम है जीत ज़ीरो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है विच इज़ सीकिंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द अरुणाचल प्रदेश अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। सो ये जो अपातानी वीव है ये अपातानी ट्राइब से आती है। अरुणाचल प्रदेश की ये ट्राइब है जो कि ज़ीरो एरिया में रहती है, ज़ीरो, एंड इट इज़ बेसिकली द हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये जो फैब्रिक है इस ट्राइब का, इट इज़ नोन फॉर इट्स जियोमेट्रिक एंड द जिगजैग पैटर्न, एंड इसके अंदर एंगुलर डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सो अपातानी कम्युनिटी अपनी टेक्सटाइल को खुद वीव करती है फॉर वेरियस ओकेजन्स। इनके जो रिचुअल्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, उनके सेलिब्रेशन में अपनी टेक्सटाइल, अपनी वीव खुद करते हैं। एंड दिस ट्राइब प्रिडोमिनेंटली वीव शॉल्स, और उन शॉल्स को कहा जाता है जिगजीरो एंड जिलन, और जैकेट्स भी ये बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सुबंतिरी। ऑल्सो people here use different leaves and plant resources for the organic dye of the cotton yarn in their own traditional way. And इसमें ज़्यादातर जो women folk हैं they are only involved in the weaving process. इस tribe का जो traditional handloom है it is a type of loin loom और जिसका नाम है चिनचिन. It is very similar to the traditional handloom of नेशी tribe. तो यहाँ पे जो आपको नेशी tribe मिलती है उसी के बिल्कुल सिमिलर, मिलता जुलता इनका भी ट्रेडिशनल हैंडलूम है जिसे चीचिन कहा जाता है। इट इज़ वेरी पोर्टेबल, इट इज़ वेरी ईजी टू इंस्टॉल एंड कैन बी ऑपरेटेड बाय अ सिंगल वीवर, स्पेशली द फीमेल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी।
ना क्योंकि ये न्यूज़ में है तो वी नीड टू नो कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है तो इसका मतलब क्या है. सी, गेटिंग अ जीआई टैग फॉर अ प्रोडक्ट, इट इंडिकेट्स दैट it originates from a particular territory in India and it has unique features, unique quality and unique characteristics. मतलब अगर आपके पास GI tag है, it will prevent the unauthorized use of the registered GI tag by the others and therefore it will boost the export of Indian products which are being given geographical indication. अगर किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, इसकी वजह से आप WTO में भी लीगल प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर हम इंडिया के कुछ फेमस जीआई टैग्स की बात करें तो बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क साड़ी, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, तो ऐसे कुछ फेमस आपको जीआई टैग मिलता है जो कि बताता है कि ये इस जगह का, इस क्वालिटी का यूनिक प्रोडक्ट है. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ सीरिया में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है. ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है. इसी महीने में ये सेकेंड इंसिडेंट है जब इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया के लताकिया पोर्ट को हिट किया हो. सो अराउंड 3:21 AM अगर हम सीरियन टाइम के हिसाब से देखें, सो इजराइल कैरिड आउट सम एरियल अग्रेशन विद सेवरल मिसाइल्स विच वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लताकिया पोर्ट. इस मिसाइल अटैक की वजह से लताकिया पोर्ट को तो डैमेज हुआ ही है, लेकिन इसी के साथ साथ इसके आसपास के कुछ हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और शॉप्स, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है. अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो शो कर रही हैं कि इस अटैक की वजह से मटेरियल डैमेज ही ज़्यादातर हुआ है. कुछ ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटीज़ इस अटैक की वजह से अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई हैं. नाउ अगर हम इस न्यूज़ के बैकग्राउंड को समझें तो जब से सीरिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई है, जो कि 2011 में शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक इजराइल ने सीरिया पे रूटीनली अटैक किए हैं, एयर रेड्स की हैं, जिसने मेनली टारगेट किया है सीरियन गवर्नमेंट को या फिर सीरियन गवर्नमेंट के अलाए ईरान के जो वहाँ पे फोर्सेस हैं उनको टारगेट किया है, और जो लेबनीज फाइटर ग्रुप है, हिजबुल्ला ग्रुप, इन 3 चीज़ों को उन्होंने मेनली टारगेट किया है. तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सीरियन गवर्नमेंट एंड देयर अलाई ईरान बैक्ड फोर्सेस, along with that the fighters of Hezbollah group which are basically from Lebanon. अगर हम लताकिया पे हुई एयर स्ट्राइक का सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे पहली चीज़, जो लताकिया पोर्ट है वो मेडिटेरेनियन सी पे सिचुएटेड है और ये सीरिया का काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट है. तो इस एयर स्ट्राइक की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल डैमेज हुआ है. रिजल्टेंटली ये सीरिया के इम्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा. उसी के साथ साथ इस चीज़ को रशिया से भी जोड़ा जा रहा है. अगर हम सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के अलाइज की बात करें तो ईरान के साथ साथ जो इनके दूसरे पावरफुल अलाय है दैट इज़ रशिया. तो यहीं पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है नोट करना कि लताकिया के 20 किलोमीटर साउथ रशिया का एक एयर बेस ऑपरेट करता है जो कि मेमिम सिटी के अंदर सिचुएटेड है. तो ये जो अटैक है ये रशिया के एयर बेस के बहुत ही ज़्यादा पास में हुआ है. ना अगर हम सीरिया में ईरान का रोल देखें तो ईरान हैज़ बीन अ की सपोर्टर ऑफ अल असद इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से ये सीरियन और फॉरेन मिलिशिया ग्रुप, स्पेशली हिजबुल्ला जो कि इनकी रेगुलर आर्मी के साथ फाइट करता है, ईरान उनको फाइनेंसेस, आर्म्स और कमांड्स भी प्रोवाइड करता है. तो इज़राइल एक तरीके का एक शैडो वॉर के अंदर है. जो इजरायली फोर्सेस हैं वो ईरान के मिलिट्री साइट्स को टारगेट करते हैं सीरिया में, और इसी के साथ साथ वो वहाँ पे एक सैबोटैज कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं अगेंस्ट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. नाउ अगर हम इस न्यूज़ के रेलेवेंस को समझें, स्पेशली हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूरा टॉपिक सीरिया का जो सिविल वॉर है और उसके जो डायनेमिक्स हैं, ये पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन यहीं से अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को निकालें तो बिकॉज लताकिया पोर्ट इज़ इन न्यूज़, तो ये प्लेस इन द न्यूज़ की कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो लताकिया पोर्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरिया की वेस्टर्न कोस्ट पे है और ये मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट लाइन पे लाई करता है. इसी के साथ साथ यू मस्ट लर्न द कंट्रीज़ विच आर बॉर्डरिंग सीरिया,
ऑल्दो इस मैप में भी नज़र आ रहा है, बट स्टिल आई वुड अर्ज यू कि आप अपनी एटलस ओपन करें और एटलस में ओपन करके वेस्ट एशिया में जाएं और वहाँ पे सीरिया को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं उसको क्विकली एक बार रिकैप कीजिए। इससे सीरिया से जुड़े हुए जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाइना ने यूएन में कंप्लेन की है अबाउट इलॉन मस्क स्पेस एक्स सैटेलाइट। तो चाइना ने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज की सैटेलाइट्स, जो कि इलॉन मस्क की डिवीजन है फ्रॉम दी स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी, इसके साथ चाइना के न्यू स्पेस स्टेशन तियांगोंग का 2 क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई एज वेल एज इन अक्टूबर। ताकि इन दोनों स्पेस स्टेशंस के बीच में कोलिजन ना हो सके, चाइना ने अपनी स्पेस स्टेशन को बहुत ही इवेसिवली मैन्यूवर किया टू अवॉइड दिस कोलिजन। ना यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अच्छे से याद हो कि जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियानगोंग, ये हमें पता होना चाहिए, और इसकी कोलिजन हुई है इलॉन मस्क के स्टार लिंक डिवीजन के सैटेलाइट्स के साथ। पहले तो ये पता होना चाहिए। और इसको लेकर जो चाइना है वो किसके पास गया? चाइना हैज़ गॉन टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। और यहाँ पे एक ट्रीटी है जिसे हम कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। तो इसको लेकर चाइना ने कहा है कि यूएन इस ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं ना, क्योंकि जो स्पेस एक्स है वो यूएस मिलिट्री के अंडर नहीं आता है, नासा के अंडर नहीं आता है, ये एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी है। तो इसीलिए चाइना ने इसको भी एम्बिट में लेकर आने के लिए कहा है, डिमांड की है कि जो भी इस ट्रीटी के मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कि एक बेसिक फाउंडेशन है इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस लॉ, तो मेंबर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर द एक्शंस टेकन बाय देयर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़। चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके एक्शंस के लिए भी जो गवर्नमेंट है, जो मेंबर है, इट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये चाइना ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया है, विच इट हैज सबमिटेड टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर द ईयर 2020 and 2021. So this report is basically the annual report of highlights. It is about the condition of banking sector in India. And it is very important to note that this report is a statutory publication under section 36 clause 2 of Banking Regulation Act 1949. तो ये एक स्टेट्यूटरी पब्लिकेशन के अंडर ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जो कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की क्या हेल्थ है, क्या कंडीशन है, उसके हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस आरबीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के आफ्टर शॉक्स डेफिनेटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने फील किए हैं, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम ही हमें इसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिले हैं। दैट इज़ पॉसिबली बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी एंड द पॉलिसी सपोर्ट। नाउ डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक and the slowdown of global economy, if we talk about the scheduled commercial banks, so definitely their balance sheet has expanded in terms that their deposits has increased by 10.1%. This was highlighted in this report. Now, if we talk about scheduled commercial banks capital to risk weighted assets CRAR ratio. नाउ इससे पहले कि हम इस रेशियो की बात करें, हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता क्या है। याद रखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इसे वैसे भी अपनी इकोनॉमी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, और अगर आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखें तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखेंगे कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है। दिस इज़ बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें, सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क। दीज रिस्क कैन बी क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क।
बेसिकली आरबीआई इन बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मॉनिटर करता है just to ensure that the bank can absorb a reasonable amount of loss and can also comply to the statutory capital requirements. ये जो रेशियो है ये सेंट्रल बैंक आरबीआई डिसाइड करता है एंड इसका मेन एम यही है कि हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो ऐसा ना हो कि ये एक्सेसिव लिवरेज लेते रहें और अल्टीमेटली इन प्रोसेस ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आती है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जितनी हमारी ये रेशियो हायर होगी, हायर दिस रेशियो द बेटर कैपिटलाइज द बैंक इज। जितनी ये रेशियो ज़्यादा होगी उतनी अच्छी हेल्दी स्टेट में वो पर्टिकुलर बैंक है। तो इसी को लेकर अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो इट हैज़ बेसिकली इंक्रीज्ड। लास्ट ईयर मार्च 2020 दिस रेशियो वाज 14.8% और इस साल मार्च में दिस हैज़ इंक्रीज टू 16.3%। बाकी इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये कौन सा इंडिकेटर है, ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर जो इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है दैट इज़ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो। नाउ पहले जान लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है ताकि हमें इसकी रेशियो का मतलब समझ में आए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये कोई भी वो लोन या फिर वो एडवांस जो कि 90 डेज से ऊपर हो चुका है और अभी तक अपना इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा। मतलब बेसिकली एक ऐसा लोन, एक ऐसा एसेट जो कि अब बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, उसे हम एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो बैंक फ्रॉड है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन जो एनपीए एसेट या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये हम डिक्लेयर करते हैं, हम इसको उस पर्टिकुलर लोन या एडवांस को डिक्लेयर किया जाता है जो कि अब 90 डेज से ऊपर हो गया लेकिन अपना इंटरेस्ट पे बैक नहीं कर पा रहा, राइट? तो जितने ज़्यादा एक बैंक के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे ये उतनी ही बुरी बात है। सो ऑब्वियसली द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैव बीन अ बेन फॉर द बैंक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ना इसको लेकर जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि अगर हम इस रेशियो को देखें कि हमारे पास ग्रॉसली कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, सो द एसेट्स हैव डिक्लाइंड टू 6.9% इन सितंबर 2021। अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो तब ये रेशियो 8.2% थी, लेकिन अब हमारे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्रीज होकर 6.9% पे आ चुके हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग फॉर आवर बैंकिंग सिस्टम। ना इसके अलावा अगर हम बाकी के जो बैंकिंग सेगमेंट्स हैं उनकी बात करें, सो ऑलमोस्ट ऑल द अदर सेगमेंट्स हैव इम्प्रूव्ड मार्जिनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, दे हैव ऑल्सो मैनेज टू इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी एट द सेम टाइम व्हेन देयर एसेट क्वालिटी वाज टेकिंग अ हिट। अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें या फिर अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, सो इन सबकी ही जो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपैंड हुई है और इनके जो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। तो अगर हम एक नेटशेल में इस रिपोर्ट को सम अप करें तो ये आरबीआई की रिपोर्ट जो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को शो कर रही है, इट इज़ बेसिकली टेलिंग अस दैट द आफ्टर शॉक्स ऑफ कोविड-19 वर डेफिनेटली फेल्ट बाय द बैंकिंग सिस्टम, बट दे वर कंसिडरेबली लेस than what we expected, and that is because of the strong asset quality and your policy support. तो ये बात याद रखेंगे। So that is all for today's video. हमने इस वीडियो में आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।